Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am recording the database lab, which topic is normalization. We have वैसे तो हमारे पास 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं 1NF 2NF 3NF. हम यहाँ 3NF तक हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है. नॉर्मलाइजेशन क्या है कि जब भी हम डेटाबेस डिज़ाइन करने जाएं तो हम ये चीज़ स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लें कि हमारे पास कितने टेबल बनेंगे और उन टेबल्स मतलब एक पहले जनरल टेबल बना लिया जाता है. उसमें जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने थे सारे कॉलम्स बना दिए. फिर अब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन से कॉलम्स को सेपरेट टेबल में होने चाहिए, उनकी प्राइमरी की या कंपोजिट की क्या होनी चाहिए, उनको उस हिसाब से अरेंज कर लेते हैं. We have some rules for normalization. Different rules for different NF form. NF stands for normalization form. Here is the definition of database normalization. Is the process of removing redundant data from your tables into improve storage efficiency. अच्छा, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? रिडंडेंट डाटा को रिमूव करवाता है. रिडंडेंट डाटा का मतलब डाटा की रिपीटेशन. एक ही कॉलम के अंदर 2 दफा फॉर एग्जांपल अली लिखा हुआ आ रहा है और क्या नाम है, एक ही कॉलम के अंदर मैथ्स 2 दफा लिखा हुआ आ रहा है. उसकी क्या होता है? डाटा की रिपीटेशन होती है. स्टूडेंट अली की इंफॉर्मेशन रॉ नंबर 1 में मौजूद है और रॉ नंबर 2 में भी मौजूद है. ये कहलाती है डाटा रिडंडेंसी. फिर डाटा रिडंडेंसी का हमारे पास डिसएडवांटेज क्या होता है कि हम जो है स्टोरेज डेटाबेस की जो है वो भी ज़्यादा यूज़ हो रही थी अगर डाटा बार बार शेयर हो रहा है या बार बार रिपीट हो रहा है. डाटा की इंटीग्रिटी और स्केलेबिलिटी, इन सब पे भी फर्क पड़ता है अगर हम रिडंडेंट डाटा यूज़ कर रहे होते हैं. In the relational model, methods exist for quantifying how efficient a database is. आप relational model बना रहे हैं. relational model का क्या मतलब है कि तमाम tables एक दूसरे से connect हैं through foreign key और आपस में टेबल के अंदर किससे कनेक्ट है? प्राइमरी की के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है पूरी रो. These classifications are called normal forms. Normalization generally involves splitting existing table into multiple. वही जो डेफिनेशन मैंने आपको शुरू बताई कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है कि आप अपने एग्जिस्टिंग टेबल को डिवाइड कर दें मल्टीपल टेबल्स के अंदर which must be rejoined or linked each time a query is issued. और वो टेबल इस तरह से आपने सेपरेट किए होते हैं कि जब भी आप कोई क्यूरी लगाएं तो टेबल्स को ज्वाइन कर दें. जिस तरह शुरू की लैब्स में आपके पास एक लैब आई कि इनर ज्वाइनिंग और आउटर ज्वाइन. उसका काम क्या है? आप क्यूरी इस तरह से लगाएंगे कि डाटा आपके पास टेबल 1 में से भी क्या आ जाएगा, टेबल 2 में से भी, टेबल 3 में भी. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी है 1. एक टेबल हमारे पास बना हुआ है कोर्सेज का, एक टेबल मेरे पास बना हुआ है टीचर्स का या एग्जामिनेशन का. अब स्टूडेंट 1 जो है वो कौन से टीचर्स से पढ़ रहा है मुझे ये मालूम करना है. तो मैं टीचर्स के डाटा से भी कोई कॉलम का डाटा ले लूँगी, उसके ऊपर ज्वाइन लगा के जो है हम वही डाटा वहाँ से एग्जामिनेशन से भी ले लेंगे कि इस टीचर के एग्जाम कब है और उस स्टूडेंट को कौन सी तारीख को पेपर देने आना है, या सब्जेक्ट वो कौन से पढ़ रहा है तो सब्जेक्ट के टेबल से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इसे कहते हैं हम कि हमने क्यूरी के जरिए डिफरेंट डाटा को या ज्वाइंस के जरिए डिफरेंट टेबल के डाटा को एक साथ अपने पास कॉल कर लिया. अब ये हमारे पास एक नॉर्मलाइजेशन के लिए टेबल है कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में है नहीं, बस जस्ट हमने सोचा कि हमें एक डेटाबेस बनाना है जिसके अंदर टाइटल होना चाहिए तमाम बुक्स का, कौन कौन सी बुक्स मौजूद है लाइब्रेरी में, बुक्स को रिकॉग्नाइज करते हैं या हम जैसे सर्च करते हैं उसके ISBN नंबर से. सब्जेक्ट्स का नाम क्या है, वो जो बुक है बुक का टाइटल तो ये आ गया, लेकिन वो अब जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर आप कोई बुक पढ़ें, अगर हम SNS वगैरह की सिग्नल एंड सिस्टम की जो बुक है उसके नाम का जिक्र करें तो वो वाली बुक जो है हमारे थ्रू आउट दी सेमेस्टर 3 दफ़ा यूज़ हो रही होती है. तो मतलब वो SNS में भी यूज़ हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी यूज़ हो रही है और वो किसी एक और सब्जेक्ट में भी यूज़ हो रही है. तो इस तरह सब्जेक्ट के कॉलम में यहाँ 3 सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए आ जाएंगे, टाइटल का नाम एक ही रहेगा. अब उसके ऑथर, बुक का कोई एक ऑथर जरूरी नहीं कि एक ही ऑथर हो. बुक को इतने बड़े चैप्टर्स होते हैं, उसमें 18 चैप्टर 20 चैप्टर इस तरह के चैप्टर्स हैं. तो उसके अंदर वो ऑथर के नाम एक ही रॉ के अंदर 18 या 20 ऑथर्स के नाम, सॉरी 3 या 4 ऑथर्स के नाम आ रहे होंगे, या फिर हमने ऑथर 1 ऑथर 2 ऑथर 3 इनके कॉलम अलग बनाए हुए होंगे, इस तरीके से इनके नाम आ रहे होंगे. ठीक है. फिर पेजेस कितने हैं, पब्लिशर कितने हैं. ये एक जनरल डाटा था जो कि हमने डिज़ाइन कर लिया कि हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, हमें इन कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी.
लेकिन जब हमने ये टेबल बनाया उसके बाद हमने देखा कि क्या हमारे डाटा में रिडंडेंसी तो नहीं आ रही या रिपीटेशन तो नहीं आ रही डाटा के अंदर, और अगर आप देखें तो ऐसा हो रहा है। अब्राहम का नाम यहाँ पे भी है ऑथर वन में और यहाँ पे भी मौजूद है। दूसरा, कंप्यूटर सब्जेक्ट यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। और ऑथर के हमें 2 कॉलम बनाने पड़े। इस तरीके से तो अगर मेरे पास किसी बुक में 4 ऑथर होंगे तो 4 में मुझे 4 ऑथर का कॉलम बनाने पड़ेंगे, 4 का नाम फिल करना पड़ेगा। फिर अगर 2 ही ऑथर है तो 2 को फिल करना पड़ेगा, 2 को खाली रखना पड़ेगा। तो टेबल 1 के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम है कि इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट विद स्टोरेज। इसके अंदर हमें स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, जितने ऑथर बढ़ते जाएंगे उतने कॉलम बढ़ते जाएंगे। उसके अलावा हर बुक के लिए 2 दफ़ा ऑथर का नाम लिखा, और वो बुक अगर 3 सब्जेक्ट्स में यूज हो रही है तो उन 3 सब्जेक्ट्स का नाम बार बार आ रहा है। दिस डिजाइन डज नॉट प्रोटेक्ट डाटा इंटीग्रिटी। इससे डाटा की इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहेगी। थर्ड, दिस टेबल डज नॉट स्केल वेल। और इसको सही से स्केल भी नहीं किया गया है। बस नॉर्मल फॉर्म के रूल्स क्या हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है डाटा सही हो तो पहला स्टेज उसका क्या हुआ, ईच टेबल सेल शुड कंटेन अ सिंगल वैल्यू। टेबल का जो सेल है उसके अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि माई SQL भी लिखा हुआ है और कंप्यूटर भी लिखा हुआ है। सेकेंड रूल क्या है, ईच रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक। हर रिकॉर्ड को यूनिक होने की जरूरत है। रिकॉर्ड कहते हैं एक पूरी रॉ को। इस पूरी रॉ को जरूरत है दूसरी पूरी रॉ से यूनिक या डिफरेंट होने की। अब MC ग्रोहिल पब्लिशर का नाम यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। ऑथर वन यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। ये डाटा की डुप्लीकेसी या रिडंडेंसी आ रही है। तो यहाँ पे हमारे टेबल 1 के अंदर कौन कौन से रूल वायलेट हो रहे हैं, ये दोनों रूल वायलेट हो रहे हैं। फर्स्ट, वी हैव मोर देन वन ऑथर फील्ड। दूसरा, हमने क्या किया कि एक से ज्यादा हमने ऑथर की फील्ड रखी हुई है, यानी 2 कॉलम बने हुए ऑथर के। सेकेंड, सब्जेक्ट फील्ड कंटेन्स मोर देन वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट के अंदर एक से ज्यादा नाम है। ने बोला ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि अगर एक रॉ के अंदर 2 ऑथर्स के नाम है तो बाकी जब हम सर्चिंग कर रहे होंगे सब्जेक्ट के हवाले से तो हमें फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कंप्यूटर के कोर्स में जो बुक्स पढ़ी जाती है उनके नाम लेकर आओ, तो अब वो मुझे ये वाली बुक भी रिकमेंड कर देंगे, ये वाली बुक भी रिकमेंड कर देंगे। कंप्यूटर कहीं और लिखा हुआ है तो वो बुक भी रिकमेंड हो जाएगी। तो सर्चिंग में हमें डाटा ज़्यादा मिल रहा होगा। अब ये है कि वायलेशन कैसे होगी। अब इन्होंने इसके अंदर प्रोग्राम में कुछ चेंजिंग की या टेबल के अंदर कुछ चेंजिंग की। क्या चेंजिंग करी, ऑथर की जो 2 फील्ड थी उस 2 फील्ड को हटा के एक फील्ड बना दिया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो फर्स्ट फॉर्म है वो वायलेशन हो रही थी। उसको सही करने के लिए कि ऑथर की एक ही फॉर्म आ गई। जब ऑथर की एक ही फॉर्म आ गई तो यहाँ पे नाम, और हमें बोला कि एक वक्त में एक ही नाम फिल करना है, लेकिन डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट की जो बुक है उसके थे 2 ऑथर। अब क्या हुआ, 2 दफा इनका नाम रिपीट हो रहा है इस बुक का नाम, और ऑथर का नाम एक इस कॉलम में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है। ठीक, दूसरा बोला गया था कि सब्जेक्ट 2 दफा रिपीट नहीं होना चाहिए, या एक कॉलम के अंदर जो है या एक रॉ के अंदर 2 सब्जेक्ट्स का नाम एंटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ इसको सेपरेट कर दिया, एक दफा आ गया MySQL, एक दफा आ गया कंप्यूटर्स। अब क्या होगा, जब हम MySQL की सर्चिंग करेंगे तो मेरे पास वाली बुक अलग से लिखी हुई आएगी, लेकिन ऑथर का सिर्फ यही नाम लिखा हुआ आएगा, ये नाम लिखा हुआ नहीं आएगा। जब हम कंप्यूटर्स की बुक की सर्चिंग करेंगे तो हमारे पास ये वाली बुक का नाम लिखा हुआ आएगा, लेकिन इसमें ऑथर का नाम ये आएगा और ये लिखा हुआ नहीं आएगा। तो डाटा को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई तो किया है, वो चीज़ तो सही कर दी कि ऑथर के 2 नाम 2 कॉलम नहीं रहे, सब्जेक्ट जो है हमारे पास अलग अलग कॉलम्स में आ गया, लेकिन मसला हमारा अभी भी बरकरार है और हमारे पास रॉज भी इंक्रीज हो गई कि डेटाबेस की 2 रॉ बन गई, ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 रॉ बन गई। वी हैव 2 रॉज फॉर अ सिंगल बुक। एक बुक के लिए हमें 2 रॉज बन गए। अब लाइब्रेरी के अंदर हमारी अगर 10,000 बुक्स मौजूद हैं और एक बुक 2 रॉ का डाटा ले रही है, अगर 2 ही ऑथर है, 3 ऑथर होंगे तो फिर 3 रॉ का डाटा लेगी, तो इसका मतलब तो 30,000 या फिर जो है 20,000 रॉज तक का डाटा चले जाएगा और सिस्टम में स्टोरेज कम पड़ सकती है। Better solution to our problem would be to separate the data into separate tables. इसके लिए हमारे पास better solution क्या है, हम tables को separate कर दें। ऑथर टेबल और ऑथर सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग। हमें क्या प्रॉब्लम कर रहा है, हमें प्रॉब्लम कर रहा है ऑथर, उसके नाम को एडजस्ट करने में मसला हो रहा है, और हमें सब्जेक्ट के नाम को एडजस्ट करने में मसला हो रहा है। तो उन्होंने हमें क्या रिकमेंड किया
एक टेबल बना लो ऑथर के नाम से और एक टेबल बना लो सब्जेक्ट के नाम से, जिसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है और एक के अंदर सिर्फ ऑथर की इंफॉर्मेशन है, और उसको बुक टेबल में से रिमूव कर दिया जाए। अब बनाया भाई ऑथर का टेबल, मैंने ऑथर का फर्स्ट नेम लिखा, ऑथर का लास्ट नेम लिख दिया, ठीक है। वो दो ऑथर नहीं थे बल्कि वो क्या थे, एक उसका फर्स्ट नेम था, एक उसका लास्ट नेम था। इस तरह से कॉलम बनाया, ऑथर की आईडी असाइन कर दी 1 और 2। अब जब क्या होगा, हमें दूसरे वाले टेबल में इसको रिकमेंड करना होगा, हम जस्ट लिख देंगे ऑथर आईडी का कॉलम बना के, वहाँ इसको एज अ रेफरेंस की यूज करेंगे और 1 2 लिख देंगे, बजाय इसके कि हम दो कॉलम में इनके नाम मेंशन करें। सब्जेक्ट टेबल में हमने क्या किया, 1 2 सब्जेक्ट आईडी है और जो है सब्जेक्ट लिख दिया माइस्क्वेल कंप्यूटर, इसकी पूरी लिस्ट बना दी, ठीक है। अगर 5 सब्जेक्ट है तो फिर 5 ही दफा बस लिस्ट बनेगी, बार बार रिपीट नहीं होगी, मतलब 5 रॉस का डाटा बनेगा। फिर इस टेबल के अंदर अब क्या क्या बचा, इसके अंदर सिर्फ बुक की इंफॉर्मेशन बची, बुक का नेम, बुक का ISBN नंबर, बुक के पेजेस और बुक का पब्लिशर। अब यहाँ ऑथर वाला मसला नहीं रहा कि दो दो दफा बुक की एंट्री हो, तो अब एक टेबल से हमने 3 टेबल यहाँ पे डिजाइन कर लिए। अब हम देखेंगे क्या ये 2NF की फॉर्म को फुलफिल कर रहा है। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, ईच टेबल हैज अ प्राइमरी की, हर टेबल की प्राइमरी की। अगर मैं इसको देखूं, ये नंबर अलग है, ये नंबर अलग है, तो ये प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है पूरी रॉ को, ये प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है सब्जेक्ट को, और ये प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है ऑथर के दोनों नामों को। और ये प्राइमरी की हमने खुद से बनाई। जब हमने पहला टेबल बनाया था तो जस्ट सिर्फ हमने सोचा था कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सेकंड टेबल है, पहला टेबल ये है। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कि हमने आइडेंटिफाई करी थी कि 1NF हमें कहता है कि एक ही नाम की दो फील्ड्स हैं, तो हमने एक कॉलम खत्म कर दिया था। फिर 1NF हमें यही कहता है, ये भी कहता है कि एक रॉ के अंदर दो तरह का डाटा एंटर ना हो, तो हमने डुप्लीकेशन भी खत्म कर दी थी और रॉस बढ़ा दी थी। हम आ गए थे 1NF सही करके 2NF पे, लेकिन 2NF के रूल्स अभी आगे पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो चेंजिंग पढ़ने करने को मिली वो हमने कर दी। 3 टेबल बन गया अब एक ही टेबल से। अब इन टेबल्स के दरमियान में हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट होगा, अब प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी यूनिक विद इन द टेबल। हर टेबल की अपनी प्राइमरी की वैल्यू जो है वो यूनिक होती है। ISBN नंबर हर बुक का अलग होता है। अब बुक को और सब्जेक्ट को आपस में मैच कर दिया। ISBN जो बुक है, ऐसे डाटा कॉन्सेप्ट करके जो बुक का नाम था, वो बुक जो है अगर उसमें यूज हो रही है MySQL के सब्जेक्ट में, तो उसके आगे उसकी सब्जेक्ट आएगी। फिर दो डिफरेंट बुक्स यूज हो रही थी हमारे पास, समझ लें डेटाबेस के कोर्स में दो डिफरेंट बुक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पे हमने डेटाबेस के कोर्स की आईडी लिखी और इधर ISBN नंबर लिखे, तो ISBN नंबर अलग है और सब्जेक्ट आईडी दोनों की सेम है। इसी तरह से कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, अब यहाँ पे देखें ISBN नंबर दोनों का सेम है, क्योंकि ऑथर नंबर 1 ऑथर नंबर 2 दोनों ने वाली बुक मिलकर लिखी है। ऑथर 1 ऑथर 2 कैसे पता चलेगा, ऑथर के टेबल के अंदर हम ये बना चुके हैं 1 और 2, तो इन दोनों का नाम वहाँ पे अलग अलग कॉलम दो दफा लिखने की बजाय एक दफा ऑथर आईडी से रिप्रेजेंट। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, as the first normal form deals with the redundancy of data across a horizontal row। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल रो के अंदर कोई रिडंडेंसी ऑफ डाटा तो नहीं आ रही, यानी ऑथर 1 ऑथर 2 दो दफा तो नहीं आ रहे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म डील्स विद द रिडंडेंसी ऑफ डाटा इन वर्टिकल कॉलम, उसके साथ साथ ये वर्टिकल कॉलम में भी देखती है रिडंडेंसी तो नहीं आ रही, तो वर्टिकल कॉलम में भी रिडंडेंसी आ रही थी क्योंकि टेबल का नाम दो दफा रिपीट हो। तो सेकंड फॉर्म के लिए पहली निशानी या पहला रूल तो यही है कि आपका टेबल फर्स्ट NF में होना चाहिए। जब वो फर्स्ट NF में होगा तो ही आप उसके ऊपर सेकंड NF के रूल्स ट्राई करेंगे। अब यहाँ जब हम ये टेबल क्रिएट कर चुके हैं, एक बुक का क्रिएट करा था हमने, 3 टेबल क्रिएट किए थे ऊपर, और एक चौथा टेबल यहाँ पे आ रहा है पब्लिशर का टेबल, पब्लिशर आईडी और पब्लिशर नेम। तो इस तरह से उसका भी एक अलग टेबल क्रिएट करते हैं। ये सब आपस में लिंक हो जाएंगे किसके जरिए, फॉरेन की और प्राइमरी की के जरिए, या जब आप इनर ज्वाइन लगा के क्वेरी लगाएंगे तो उसकी रिस्पेक्ट से आपके पास इनर ज्वाइन लगाए या आउटर ज्वाइन लगाए, उसकी रिस्पेक्ट से आपके पास डाटा एक साथ सबका शो हो सकता है। अब जैसे यहाँ बुक टेबल है, बुक टेबल के अंदर हमने पब्लिशर आईडी को एज अ रेफरेंस की कॉल कर लिया है,
तो यहाँ पे MC क्रोहिल बार बार सबके आगे नहीं आएगा, बल्कि इसकी जो रेफरेंस की है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है, तो कैसे? कोई भी बुक, उसके बहुत सारे ऑथर्स तो हो सकते हैं, लेकिन जो है उसका पब्लिशर एक ही होगा। लेकिन एक पब्लिशर बहुत सारी बुक्स छापता है। जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे ऑक्सफोर्ड पब्लिशर की बुक आती है, तो ऑक्सफोर्ड पब्लिशर की बुक इंग्लिश की भी होगी, उर्दू की भी होगी, मैथ की भी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी इंग्लिश की बुक के ऊपर जो है ऑक्सफोर्ड पब्लिशर की भी स्टैंप लगी हुई हो, यूनिवर्सिटी प्रेस की भी स्टैंप लगी हुई हो, गाबा की जो बुक्स आती है उसकी भी स्टैंप लगी हो। यानी बहुत सारे पब्लिशर मिलके एक बुक नहीं पब्लिश करते हैं, बल्कि एक पब्लिशर बहुत सारी बुक्स पब्लिश करता है। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया यहाँ पे। A book has only one publisher, but a publisher will publish many books. When we have a one-to-many relationship, we place a foreign key in the book table. अब हमने सोचना है ना कि इसकी प्राइमरी की यहाँ फॉरेन की बनेगी या इसकी फॉरेन की यहाँ प्राइमरी बनेगी, तो हमें देखना है रिलेशन क्या है। रिलेशन ये कि बुक बहुत सारी हो सकती है और पब्लिशर एक ही है, तो इसलिए हमने पब्लिशर की जो प्राइमरी की है उसको यहाँ पे फॉरेन की बनाई है। 2NF तक हमने पढ़ लिया। अब 2NF तक मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद जाएंगे हम 3NF। एक वीडियो है जो कि 1NF 2NF से रिलेटेड है। इसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन देखेंगे। इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है आप इसको गौर से पढ़िए, तो आपको समझ में आती रहेंगी। अगर कुछ बात मैं आपको हाईलाइट करना भूल गई हूँ तो वो इस वीडियो के थ्रू हाईलाइट हो जाएगी। अगर आपका टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो वो बहुत ही बैड फॉर्म में है। कौन कौन से 4 बेसिक रूल्स है नॉर्मल फॉर्म्स के, वो ये देख लीजिए आप लोग। ये बेसिक रूल्स आपसे पूछे भी जा सकते हैं वाइवा में। ईच कॉलम शुड कंटेन एटॉमिक वैल्यूज। हमने वहाँ पे क्या देखा था, क्या रूल ब्रेक हो रहा था कि एक ही कॉलम के अंदर जो है उसके बुक का नाम, तो यहाँ पे जैसे MySQL और वो लिखा हुआ रहता, क्या था दूसरा ऑप्शन, कंप्यूटर, ये जो भी सब्जेक्ट का नाम समझ, और यहाँ पे सब्जेक्ट के 2 नाम लिखे हुए हैं, तो रिपीटेशन होगी। जबकि इसका रूल बन गया है कि ईच कॉलम शुड कंटेन एटॉमिक वैल्यू। ऐसे इस तरह से होना चाहिए, ABCD, ऐसे नहीं होगा कि XY यहाँ पे भी आ रहा है और WX यहाँ पे। कॉलम की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ चल रही है सब जगह इस तरह, तो यहाँ पे भी यही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे कुछ है। हमारे पास क्या कंफ्यूजन आई थी, हमारे पास एक ऑथर वन था एक ऑथर टू था, जो कि हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते थे। हमने बोला एक ही कॉलम होगा इस तरह की कैटेगरी का, अलग अलग कॉलम्स नहीं बनेंगे, तो ऐसे हमें सर्चिंग में कंफ्यूजन आ सकती है। अच्छा ये देखें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाटा जब आप वैल्यूज एंटर करने जा रहे हैं तो भाई 1 पहले आए या 2 पहले आए, डाटा आप जिस तरह से एंटर कर रहे हैं उसकी कोई सीक्वेंस हो सकती है। अब स्टूडेंट टेबल के यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इसमें रोल नंबर है, नेम है और सब्जेक्ट है। डाटा फिल किया। अब एक स्टूडेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी क्लास में से किसी भी स्टूडेंट का नाम ले लूँ, तो आप लोग 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक सेमेस्टर के अंदर, इस तरह तो इसके कॉलम के अंदर सब्जेक्ट पे कितने 5 सब्जेक्ट्स का नाम आ जाएगा। जबकि हमने पढ़ा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर एक
कॉलम में एक ही डाटा होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन हो रही है, इसको कैसे सॉल्व करें? इनको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो हम उसको अलग अलग रॉस में डालें, हमने डाल दिया अलग अलग रॉस में। अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे पास रॉस इंक्रीज हो गई, एक ही कॉलम बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सॉल्व कर लिया। ये अब हमें प्रॉब्लम कौन सॉल्व करवाएगा? सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे जब हम जाएंगे। इसकी हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वीडियो देख लेते हैं। हाँ, उसी का ये कंटिन्यूटी में। लेटर रिडंडेंसी का वर्ड बार बार यूज हो रहा है, तो देखिए लेटर रिडंडेंसी क्या होती है। रिपीटेशन ऑफ सिमिलर डाटा एट मल्टीपल प्लेसेस, जैसे कि सी प्लस प्लस यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये कहलाएगी डाटा रिडंडेंसी। और इसकी वजह से क्या होगा? डेटाबेस का साइज बढ़ जाएगा, जैसे कि हमने मैनुअल में देखा कि हमारे जब हमने टेबल नंबर 2 बनाया तो उसकी रॉस इंक्रीज हो गई। यहाँ स्टूडेंट टेबल के अंदर मजीद कुछ कॉलम्स ऐड कर लिए। रिडंडेंसी की वजह से क्या इश्यूज आते हैं वो तीनों यहाँ पे बता दिए हैं। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट के अंदर तकरीबन 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे उन सबकी इंफॉर्मेशन तो अलग अलग आती रहेगी, लेकिन जो ब्रांच से रिलेटेड या डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब बार बार रिपीट हो रही है, और जो कि डाटा की रिडंडेंसी शो कर रहे हैं। इसे कहते हैं इंसर्शन एनोमली। अगर हम स्टूडेंट को डिलीट करेंगे तो उसकी ब्रांच की इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो रही है। अगर हम इसको अलग कॉलम बना लें, इसको अलग, तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके एचओडी चले गए, ठीक है, इसकी जगह कोई न्यू एचओडी आए। अब ये डिपेंड करता है आपको पुराने वाले एचओडी पसंद है, नए वाले पसंद है, आपकी जो भी फीलिंग्स हो। लेकिन डिपार्टमेंट को पूरा डाटा चेंज करना है। अब वो हर रो में मिस्टर एक्स को रिमूव करके मिस्टर वाई फिल कर देंगे। इसको कहेंगे मॉडिफिकेशन नॉर्मली।
क्या सोल्यूशन निकला इसका? वही जो हमने मैनुअल में निकाला था। जब ऐसा इशू आए तो टेबल को ब्रेक करते हैं डिफरेंट टेबल्स के अंदर। तो उन्होंने इस स्टूडेंट टेबल को ब्रेक कर दिया एक स्टूडेंट टेबल में और एक ब्रांच टेबल में। अब एक ही रॉ सिर्फ बनी है यहाँ पे, और यहाँ पे एक रॉ बनी है। अब देखें, ब्रांच का नेम तो बार बार आ रहा है, लेकिन इतने सारे कॉलम्स में रिपीटेशन नहीं आ रही, सिर्फ एक कॉलम में रिपीटेशन आ रही है। और अगर आप फिर से कोई नए एचओडी आ गए, हर रॉ में चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इस टेबल में चेंज करेंगे। सीएससी डिपार्टमेंट ऐसे ही रहेगा आपका। आई होप आप लोग को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं, मैनुअल में देखते हैं। किसी की कोई आगे की वीडियो हो तो मैं पहले वो प्ले करके आपको दिखा दूँ, ताकि हमारा ये जो एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट टेबल वाला चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए। क्या दो रूल है? एक रूल ये पीछे चली गई। पहला रूल तो ये है कि इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा क्या है, इट शुड नॉट हैव पार्शियल डिपेंडेंसी, मतलब एक कॉलम दूसरे कॉलम के ऊपर डिपेंड ना कर रहा। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की यूज कर रहे हैं। बट जब डाटा एंटर हुआ उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये जो एकॉन नाम का स्टूडेंट है उसका वन और टू दो आईडीज बन रही हैं। हमें सब्जेक्ट टेबल क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि पिछले वाले टेबल के अंदर ये स्टूडेंट है इसका नाम दो दफा क्यों रिपीट हो रहा था, क्योंकि हर स्पोर्ट्स के लिए जब वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उससे एक अलग रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है। उसने इस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाई तो ये नंबर मिला, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाई तो ये नंबर मिला, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई। अब जो रॉ वन है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रही पूरी रॉ को, क्योंकि अकाउंट जो है अगर मैं इसका डाटा मालूम करूँ और स्टूडेंट आईडी के थ्रू मालूम करूँ, तो मुझे क्या शो रहा है, स्टूडेंट आईडी वन में ये नाम है और ये जो है सिर्फ सीएससी में रजिस्टर्ड है, क्योंकि अकाउंट का जो है स्टूडेंट आईडी नंबर टू हो गई है यहाँ पे, यूनिकली नहीं रहा वो। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे अपनी प्राइमरी की को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी आ गई इस पे भी, नेम के कॉलम पे।
कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें कंपोजिट की यूज करनी पड़ती है, मतलब प्राइमरी की में दो कॉलम्स यूज करने पड़ते हैं। अब जब हमने स्कोर का अलग से टेबल बनाया तो वहाँ हमें दो कॉलम्स को मिला के एक प्राइमरी की बनानी पड़ी। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, हम मैनुअल की तरफ वापस चलते हैं। कॉन्सेप्ट 1NF और 2NF का आपके पास क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं 3NF में क्या है। तो यहाँ इन्हीं की वीडियो का हम 3NF फॉर्म भी देख लेते हैं। एक क्विक ओवरव्यू है पिछले तमाम वीडियोस का, दोनों वीडियोस का, इन्होंने कौन कौन से टेबल क्रिएट किए थे, वो ये रहे। अब कुछ कॉलम ऐड करना रह गए तो वो ऐड किए जा रहे हैं। इसका पहला रूल तो यही है। दूसरा क्या है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना। अब आपको इन दो टर्म्स को याद रखने की जरूरत है अपने वाइवा के लिए भी, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और पार्शियल डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, अगर आपने पिछली वीडियो पूरी मतलब जो चल रही थी उसको गौर से पढ़ा हो, टोटल मार्क्स यानी ऐसा कॉलम जो कि प्राइमरी नहीं है, एक नॉन प्राइमरी की कॉलम डिपेंड कर रहा है दूसरे नॉन प्राइमरी कॉलम के ऊपर, ये कहलाती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मतलब स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी तो पूरा यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम नेम, टोटल मार्क्स है किस पर डिपेंड कर रहे हैं, एग्जाम नेम। अगर मैं यहाँ पे वाइवा का कॉलम अलग बनाऊँ, ठीक है, और मैं एक कॉलम बनाऊँ थ्योरी का, एक कॉलम बनाऊँ लैब एग्जाम का, तो किसी के 10 नंबर होंगे, किसी के 20, किसी के 30, तो टोटल मार्क्स मेरे डिपेंड करेंगे इन कॉलम्स के ऊपर। तो ये है इसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर यहाँ पे एक कॉलम में 10 है, एक में 20 है, एक में 60 नंबर है, तो टोटल करके यहाँ पे 80 बन रहा है या 60 जो भी बन रहा है। लेकिन फिर मैंने उसमें चेंजिंग कर दी तो टोटल मार्क्स से कॉलम के अंदर भी चेंजिंग आएगी, यानी फिर मुझे ऐसा फॉर्मूला बिल्ड करना होगा कि अगर मैं इन दो कॉलम्स में चेंज करूँ तो इसमें भी चेंज हो जाए। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहला रही है, जिसमें एक नॉन प्राइमरी कॉलम जो है डिपेंड कर रहा है दूसरे नॉन प्राइमरी कॉलम। और जो भी आपको कॉलम परेशान करे, सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आपको उसको वहां से निकाल के उसका एक और टेबल बना देना है। तो यहाँ पे एग्जाम का टेबल एक और बन गया। सही है, तो अब आप जीत गए, आपने फर्स्ट NF, 2NF, 3NF सब अकम्पॉलिश कर लिए। और जब आप ये सब अकम्पॉलिश कर लें तो इसका मतलब क्या होता है कि हम अब एक स्टेबल स्टेज में हैं, और हमने जो है अपना मकसद पूरा कर लिया है। हम डेटाबेस अब डिजाइन कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई इश्यूज नहीं आएंगे। और उसको चेक करने का यही तरीका होता है कि आप सारा डाटा फिल करके देखें, आपको पता चल जाएगा। अब आपको ऐसा टास्क क्या करना है कि कोई भी टेबल या कोई भी सिनेरियो सेलेक्ट करें और अपनी पहले एक टेबल बनाए।
ठीक है, फिर लिखें कि कौन कौन से रूल वायलेट कर रहे हैं, कौन सा कॉलम कौन सा रूल, जिस तरह ये मैनुअल डिजाइन हुआ है समझे, इसी तरह से आपको सब चीजें मेंटेन करके दें कि मैंने ये कॉलम बनाया है इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये वायलेशन आ रही थी तो मैंने इसको इस तरह से सही किया, अब फर्स्ट एनएफ फॉर्म मेरी फुलफिल हो गई है। फिर आप दिखाएंगे कि लेकिन ये वाला टेबल जो है ना 2NF फॉर्म को फुलफिल नहीं कर रहा, तो मुझे टेबल सेपरेट करने पड़े, तो आप टेबल्स को सेपरेट करके दिखा दें, तो उसी की 3NF और 4F फॉर्म कर दें। अब मुझे सब स्टूडेंट्स का टास्क एक जैसा नहीं चाहिए। अब आप इसके लिए क्या करेंगे, आप जो फाइनल ईयर सॉरी अपने DBMS का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी आपने इसी तरह से क्या होगा ना, पहले डाटा सोचा कि क्या करना है क्या नहीं करना, उस डेटाबेस के कि आप जो है ना मुझे 1NF 2NF और 3NF दें। अब एक ग्रुप में है 2 बच्चे तो उनका टास्क सेम हो सकता है, किसी ग्रुप में 3 स्टूडेंट है तो उनका टास्क सेम हो सकता है। अब आप लोग मिलके भी वो टास्क बना सकते हैं। आप डिसाइड करें पहले सारा टेबल पूरा, जितने कॉलम आपने सोचे हैं कि नेसेसरी हैं वो सब एक ही टेबल में बनाएं। फिर आप बताएं उसमें 3-4 रॉस का डाटा फिल करके किस तरह से यहाँ पे रूल वायलेट हो रहा है। फिर आप जाएं उसके नंबर 1 कॉलम पे, सॉरी नंबर 1NF रूल पे, नंबर 2NF रूल, 3NF रूल, ये किस तरीके से फॉलो हो रहे हैं, ये किस तरीके से वायलेट हो रहे हैं, उनके रीजंस लिखें और उनको फिर आप करेक्ट करें। इसका फिर आपने लैब टास्क बनाने हैं, मुझे सबमिट करवाना है, सब चीज़ें हैंड रिटन बनाइएगा, कुछ भी आपको ये वर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक दो लोग मिलके जो कि DBMS के प्रोजेक्ट में है उनका टास्क सेम हो सकता है, बाकी सब अपना अपना अलग बनाएंगे ताकि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको ये NF वाली प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करना आ जाए। तो यही हमारा बस आज का नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक था, इसका एक ही टास्क है, इसको आप सॉल्व करें तो आपकी नॉर्मलाइजेशन की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लैब, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है, आपसे रूल पूछे जा सकते हैं, तो या फिर कोई एक टेबल बना के दिया जा सकता है और से पूछा जा सकता है कि बताएं ये कौन सी NF फॉर्म में इस वक्त मौजूद है, या ये किसी NF रूल को वायलेट कर रहा है, या फिर ये टेबल सही है इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, या एक ब्लैंक टेबल में बना के दे दूं विद कॉलम्स नेम और कहूँ कि इसके अंदर आप 3-4 रॉस का डाटा फिल करें और फिर देखें कि क्या इस टेबल को ब्रेक करने की जरूरत है या नहीं। ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो कि वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप इनके रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपके लिए वाइवा देना इसका आसान होगा। और 2-3 डेफिनेशंस बल्कि मैं उसको टास्क में ही इंक्लूड कर देती हूँ क्योंकि वो मैनुअल में इंक्लूड नहीं है। इस तरीके से अब हमारे लैब के जो है 3 टास्क हो गए जो कि हमें आपको कंप्लीट करने। तो आई एम एंडिंग दिस लैब नाउ। अल्लाह हाफिज़।